करते हुए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सुपरपोजिशन वेव, तो सबसे पहले मीनिंग हम लोग ने देख लिया था। सुपरपोजिशन का मतलब मिक्सिंग ऑफ टू वेव, है ना। और वेव क्या होती है? डिस्टर्बेंस होता है, बराबर। यही पढ़ा था ना हम लोग ने लास्ट टाइम। उसके बाद हम लोग अगर टाइप्स ऑफ वेव देखें, टाइप्स ऑफ वेव, अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका रीजन यहाँ पे एक वर्ड आया, लाइक मैकेनिकल वेव। तो बोलते हैं वेव में दो टाइप होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है, मैकेनिकल वेव तो लिखा हुआ, दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव। सबसे पहले समझते हैं कि मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है। तो ऐसी कोई भी वेव जिसमें मीडियम रिक्वायर, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? देखो कुछ वेव ऐसी होती है जो बिना किसी माध्यम के ट्रैवल नहीं कर सकती, उनको अपने आप को ट्रैवल करवाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो उस वेव को मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। समझ रहा है? तो इसमें एक अच्छी एग्जांपल लेता हूँ, वाटर वेव, साउंड वेव। ये एक ऐसी एग्जांपल है वेव की। स्ट्रिंग ले लो गिटार की, इन सारी वेव को कैसे मीडियम की रिक्वायर होती है, बिना ये मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकते। सही है कि नहीं ये बात? अब आते हैं हम लोग दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है? वो वेव जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है, बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है, दैट इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जांपल लाइट की वेव हो गई, कल हम लोग ने कंपैरिजन भी किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, ये ऐसी वेव है ना जो अगर मीडियम माध्यम हो भी ना तो भी ये ट्रैवल हो जाएगी, इनको कोई जरूरत नहीं है मीडियम्स की। समझ गए, है ना? लास्ट टाइम हम लोग ने ये दोनों चीजों को अच्छे से स्टडी कर लिया था। एक और चीज, अगर मैं वाइब्रेशन के बेस पे बात करूं, अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल इज क्लियर एवरीवन? सिंपल है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। वाइब्रेशन बेस पे भी वेव को हाँ दो सर। हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, ये तो तुम लोग को पता होगा, ट्रांसफर वेव, है ना। ट्रांसफर वेव किसको बोलते हैं? जो सांप की तरह ट्रेवल करती है। अब जरा इसको और डीपली जाते हैं। सांप की तरह ट्रेवल करने का मतलब क्या है? कि जो वाइब्रेशन, देखो ये कब प्रोड्यूस होती है ये वेव? जब वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन ऐसा होता है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, पर वो अप एंड डाउन होता है वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन और वेव का मोशन कैसे हो रहा है? सीधा हो रहा है। ये जो लाइन है ना, एक्स एक्सिस, वो वेव मोशन की लाइन है। तो कहना है से दैट द वाइब्रेशन एंड वेव मोशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांसफर वेव के अंदर पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन ऐसा होता है, ऊपर की तरफ होता है, और जो वेव का डायरेक्शन होता है वो राइट की तरफ होता है, यानी वो दोनों एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर है कि नहीं। अब आते हैं दूसरा जो टाइप है, वो है लॉजिट्यूडनल वेव। इसमें एग्जांपल क्या देंगे? लाइट ले लो, है ना। और अब आते हैं लॉजिट्यूडनल पे। एग्जांपल तो अपने को बहुत मिल जाएगी। लॉजिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं? लॉजिट्यूडनल वेव, तो लॉजिट्यूडनल वेव वो होती है जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन करते हुए आगे बढ़ती है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है और जो वेव का सर मोशन है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। हाँ बोलो बना। सर लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स में फर्क क्या हो फिर? लॉजिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव में फर्क ये होता है कि ये स्नैक की तरह ट्रैवल करती है, आगे बढ़ती है, और जो लॉजिट्यूडनल वेव होती है वो अर्थवॉर्म की तरह ट्रैवल करती है। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। बस। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि प्रोग्रेसिव वेव अच्छा की सर। दो टाइप है। अगर मैं बोलूंगा बताओ प्रोग्रेसिव वेव क्या है, तो बोलेंगे प्रोग्रेसिव वो वेव होती है जो कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहती है। तो कोई भी अगर वेव कंटिन्यूअसली कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहे तो हम उसको प्रोग्रेसिव वेव बोल सकते हैं, बरोबर। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पर एक इतना बड़ा सा लिखा और इस पूरे बड़े में क्या लिखा हुआ है? एक एग्जाम्पल लिखी किसकी? कि अगर कोई पानी में पत्थर मारे तो उस पत्थर मारने से पानी के बहाव में डिस्टरबेंस आता है और पानी में चारों दिशाओं में वेव बनती है, बरोबर। अब वेव कैसे बनती है? क्योंकि पानी पे पत्थर मारने पर उस हिस्से के सतह का पानी वाइब्रेट करने लगता है। क्या करने लगता है? वाइब्रेशन करने लगता है। और वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट किससे लिंक जुड़ा हुआ है? हाँ साइमा फरहान, ये जुड़ा हुआ है ऑसिलेशन से, है ना। और ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या है? किसी चीज का टू एंड फ्रो मोशन करना अबाउट इट्स मेन पोजीशन, बरोबर ना। तो कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक वेव बनाता हूँ, तो देखो वेव कहाँ से मोशन कर रही है? मेन पोजीशन यानी जीरो।
है ना, ओरिजिन से, फिर ये टू मोशन हुआ मतलब हाईएस्ट, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगी, फिर फ्लो मोशन करेगी, यानी अप एंड डाउन मोशन कर रही है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, है ना, बार बार मेन पोजीशन आ रहा है कि नहीं? तो इसी को अब साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि जब कोई चीज वाइब्रेट होती है ना तो ऐसे होती है, ऊपर नीचे अपने मेन पोजीशन से, ऊपर नीचे, बरोबर। यानी ये यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये जो पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है वो अपनी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहा है। अब वो क्या करेगा, मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है, अब एक ने मोशन किया तो उस पार्टिकल ने बाजू वाले को एनर्जी दी, वो भी वेव बनाएगा, फिर उसने दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दी, वो भी वेव बना रहा है, तीसरे को दी, और इस तरह से वेव आगे बढ़ती है। यानी हर एक पार्टिकल जो मोशन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वो दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेट करता है, वो तीसरे को करता है, वो चौथे को करता है, और इस तरह से वेव ट्रैवल करती है। समझ गए? तो यानी ऑसिलेशन हैपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव में, ये रह गया था ना लास्ट टाइम। तो क्या लिखा है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट द सेम टाइप ऑफ, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, follow the same type of vibration, particle vibrate about their mean position performing simple harmonic motion। simple harmonic motion किसको बोलते हैं, ऐसा कोई मोशन जिसमें acceleration, velocity और displacement continuously बदल रहा हो, ठीक है, ये चेंज होता रहना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग को टंगा दिया और मैं स्प्रिंग को घसीटता हूँ नीचे की तरफ, और जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये जो स्प्रिंग है ऊपर नीचे इस तरह से जिगजैग ऊपर नीचे ऐसा वाइब्रेशन करेगी, करेक्ट करती है कि नहीं? तो यानी ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं? ऑसिलेशन का मतलब क्या, कोई रिपीटेटिव मोशन होना, है ना? तो यहाँ पर जब ये मोशन होगा तो इसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों बार बार कंटिन्यूअसली बदलता रहेगा, ठीक है। पर एक और चीज, जैसे अब एक मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं साउंड वेव के जैसा, तो मोबाइल में क्या हो, जैसे फोन बजता है तो मोबाइल वाइब्रेट भी करता है, है ना? अब ये वाइब्रेट करने पे क्या हो रहा है, इसका जो यहाँ का वाइब्रेशन वो आगे वाले पार्टिकल को भी उतना ही वाइब्रेट करेगा, क्या अलग वाइब्रेशन करेगा कि मैं इधर ज्यादा करता हूँ बाद में कम कम करूंगा, नहीं, जितना वाइब्रेशन यहाँ हो रहा है उतना ही आगे आके भी वाइब्रेशन होता रहेगा। हाँ, एक्सेप्शन तो हमेशा आएगा, जैसे मैंने समझाया था कि जितनी दूरियां बढ़ेगी उस हिसाब से उसका जो वेव है वो कम होता जाएगा। पर यहाँ पे साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं कि जो वाइब्रेशन है वो हर एक पार्टिकल में सेम टाइप का वाइब्रेशन होता है। समझ गए? कोई डाउट है फर्स्ट पॉइंट में? एनी पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर एवरीवन? गाइस, अरमान, फरहान, साइमा, सेकंड हाँ पॉइंट की सर। तरफ हाँ सर। बढ़ते हैं। हाँ अब बहुत डीपली जा रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव कोई, प्रोग्रेसिव में भी दो टाइप आते हैं, लॉन्जिट्यूडनल लो या साउंड, कोई भी ले लो। ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड। मीडियम, अरे माध्यम तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव की भी, जिसमें साउंड वेव एग्जांपल आती है, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बिना मीडियम के तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता है ना? और दूसरी ट्रांसफर वेव की भी स्टडी करें, इसको भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और बिना मीडियम के भी ट्रैवल करती है, वो डिपेंड करता है एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है ना तो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में करता है, एक ऊंचाई तक जाता है ना, फिर डाउनवर्ड होएगा, फिर मिन पोजिशन से होते हुए नीचे से ऊंचाई पे जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम ऊंचाई पे जाता है ना, इस ऊंचाई को कितनी मैक्सिमम वो वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पीरियड क्या होता है, एक यहां से लेके यहां तक का वाइब्रेशन, फिर डाउनवर्ड वाइब्रेशन, यानी टोटल एस बनाने में एक कंप्लीट ऑसिलेशन को टोटल एस बोलते हैं, ठीक है, वेव के। तो इसको करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में इसने कितना वाइब्रेशन किया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सेम होता है। सही बात कर रहा है कि मान लो तुमने एक स्ट्रिंग लिया, उसको वाइब्रेट किया तो ऐसा है ना, मतलब वो कंटिन्यूस वाइब्रेट हो रहा है। उसका देखो वेव जरा देखो, हर एक जगह पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, सेम है कि नहीं? पीरियड सेम है कि नहीं? हर एक जगह डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी एक जैसी है कि नहीं? यानी हर एक जगह पे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और पीरियड एक जैसा ही होता है। समझ रहे हो? सेकंड पॉइंट में किसी को डाउट है? मान लो तो अगर तुम्हारे पास गिटार है तो अगर गिटार में समझा तुम सर। कोई सुर बजाओगे तो वो सुर कंटिन्यू वैसे ही बजता रहेगा, है ना, और धीरे धीरे वो स्लो होता जाएगा, बरोबर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आता है द फेज। फेज क्या होता है, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। जो फेज होता है ना,
वाइब्रेशन का, वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाता रहता है, चेंज होता रहता है। मतलब मान लो कि तुम्हारा एक पार्टिकल है, जैसे मैं फोन की एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल है समझ आने के लिए। अब ये वाइब्रेट कर रहा है फोन। अब ये हवा के पार्टिकल को मैं नाम देता हूँ, हवा में तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, मैं ए और बी ऐसा ले लेता हूँ एग्जांपल में। अब ये वाइब्रेट हुआ, इसने क्या किया, हवा का यहाँ जो पार्टिकल है उसको भी वाइब्रेट करेगा, उसको चेंज करेगा, करेक्ट, उसको भी वाइब्रेट किया। अब ये वाइब्रेशन ये होगा तो इसका वाइब्रेशन, उसके बाजू में एक और पार्टिकल है हवा का, उसको वाइब्रेट करेगा। फिर ये पार्टिकल के बाजू में सी है तो वो उसको वाइब्रेट करेगा। इस तरह से ये वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल में जाता रहता है। इसका मतलब क्या है कि आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है तो ऐसे कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। कहाँ से? मेन पोजीशन से। यही पढ़ा था ना हमने ऑसिलेशन में कि ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये मेन पोजीशन होती है। याद है कि नहीं, तुम लोग भूल गए? तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ऐसा ऐसा वाइब्रेशन होता है मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो। ओके, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता है, वो अपनी जगह पे ऐसा मोशन करता रहता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज क्लियर? कोई हाँ डाउट थर्ड में? सर। हाँ हाँ सर, नेक्स्ट समझा। है फोर्थ पॉइंट। No particle remain permanently at rest. Each particle come to rest momentarily while the extreme position of vibration. यहाँ पे ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट को समझोगे तो तुम लोग को ये अच्छे से समझेगा। यहाँ पे बोला है कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं आता है। कब वो पार्टिकल रेस्ट में नहीं आएगा? जब तक वो एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाता है। देखो, इसके लिए को ऑसिलेशन समझाना पड़ेगा। याद है ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग एक, मैं एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, सॉरी, सीधा बनाते। क्या था, मैंने ऑसिलेशन में बताया था, ये स्प्रिंग यहाँ लगी हुई है ऐसे रिजिड सपोर्ट में एक्सिस पे। ये है मेन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो, जब मैं इस स्प्रिंग को घसीट के यहाँ लाऊंगा और छोड़ूंगा तो बताओ कौन सी पोजीशन ऐसी है जहां पर स्प्रिंग रुक नहीं रहा है? मेन पोजीशन है, जहां पर वो रुकता ही नहीं है ना। मतलब पार्टिकल कभी भी रेस्ट में नहीं आएगा। कहाँ पे नहीं आएगा? मेन पोजीशन पे। पर एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वो रुक रहा है ना। जैसे पार्टिकल ऐसा गया, रुका, तभी तो पीछे जाएगा। देखो, पीछे जाने के लिए उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकना पड़ेगा। तो जब रायरफेक्शन होगा, एक्सपांशन होगा, तो ये ऐसे लिमिट में आएगा, फिर वहां से रिटर्न बैक होगा। तो रिटर्न बैक हो रहा है यानी यहाँ पर कुछ देर के लिए वो रुक रहा है। कहाँ पर? एक्सट्रीम पोजीशन पे, बरोबर। यानी वहां पे कुछ देर के लिए पार्टिकल रेस्ट में आ रहा है, बरोबर कि नहीं? फिर जब मीन से जा रहे थे, मीन पे रुक नहीं रहा है, नॉन स्टॉप वो आगे बढ़ रहा है। फिर कंप्रेशन होने के बाद वापस से रुकने के बाद ही तो वो टर्न ले सकता है। दैट मीन्स वो बार बार कौन सी पोजीशन पे रुक रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। समझ गए? अरे एग्जाम्पल लेते हैं झूले की। तो अगर एक झूले में कोई बच्चा झूल रहा हो, मान लो, तो वो झूला तुमने देखा होगा कि झूला मेन ये ऐसे झूलता है, यहाँ यहाँ। तो ये जो एकदम नियर के एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर आगे आए वो एक्सट्रीम पोजीशन है। मेन पोजीशन में झूला नहीं रुकता, मेन पोजीशन पे तो चलता ही रहता है। रुकता कहाँ? ऐसा आएगा, ऐसा झूला झूलेगा, ये आया आगे, फिर रुका, तभी तो पीछे जाएगा। रुकना जरूरी है, तभी तो वो डायरेक्शन बदलेगा। झूला रुका, फिर आगे गया, फिर रुका, फिर कंटिन्यू किया, फिर रुका, मेन पोजीशन पे आया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे रुका, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर रुक गए, फिर वो रुका, फिर ऐसे ऐसे हो रहा है। समझ गए? कंफ्यूजन है? नहीं कंफ्यूजन यहाँ पे? समझ में आ रहा है? तो यानी पार्टिकल रेस्ट पे कभी नहीं आता है मेन पोजीशन में। वो कहाँ पे रेस्ट पे आता है? एक्सट्रीम पोजीशन में। मोमेंटरी मतलब मास इंटू वेलोसिटी। मास के बेस पे वो डिसाइड करेगा कितना एक्सट्रीम पोजीशन करेगा और कब रेस्ट पे आएगा, कितना रेस्ट पे आएगा। जैसे अगर तुमने देखा होगा एसएल वर्ल्ड में, तो एक झूला है ऐसा बड़ा सा बोर्ड जैसा, लोग ऐसे बैठ जाते हैं और वो ऐसा जाता है, है ना, फिर ऐसा होता है, फिर रुकता है, फिर वापस ऐसे गिरता है, ढम, है ना, फिर ऐसा होता है, फिर रुकता है। तो यानी ये मेन पे रुक ही नहीं रहा है, जहां से शुरू वहां नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पे रुक रहा है। रुक रहा है कि नहीं, यानी रेस्ट पे आ रहा है कि नहीं? करेक्ट। अब चौथा पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हाँ गाइस, अरमान, क्लियर? आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। पांचवा पॉइंट, द पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मेन पोजीशन। बोलने का मतलब क्या है कि देखो, एसएल वर्ड का जो झूला है उसी के एग्जांपल में देता है, यहाँ पे बना लेता हूँ। या एसएल वर्ड को वो झूले को बोलते क्या, किसी को पता है क्या? वो जो झूला है ना एसएल वर्ल्ड में, जो एक सा ऐसा, वो शायद सन 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 झूला लिख देता हूँ, मेरे को भी नहीं पता है। हाँ, ये नहीं, हाँ ये देखो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। दिख रहा है तुम लोग को ये झूला? ये इसकी ही बात कर रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं एसएल वर्ड का क्या, झूले का नाम क्या है? ये झूले का नाम नहीं लिखा हुआ। इसमें कैसा होता है पता है ना? ये झूले में ये ऐसा ऊपर जाता है, फिर रुकता है, फिर रुकने के बाद ऐसा नीचे गिरता है। किसी को पता है इसका नाम? अरमान, झूले को बोलते क्या है?
सन से ही नाम है ना इसका, रेम्बो ना, रेम्बो शायद बोलते हैं, रेम्बो, मुझे भी नहीं पता है क्या बोलते हैं इसको। थंडर, थंडर, हाँ मिल गया, थंडर है नाम इसका, थंडर, थंडर झूला, थंडर झूला का GIF चाहिए ताकि तुम लोग समझा सको क्या हो रहा है। अरे थंडर लिखा था, देखो क्या आ गया, ये मुझे एसएल वर्ल्ड भी लिखना पड़ेगा ना, एसएल वर्ल्ड का थंडर, थंडर राइट, हाँ अब आया, अच्छा हुआ। इसके बाद GIF दिखाते, GIF से समझेगा। किधर है GIF, GIF इधर ही रहता है, टाइप्स क्या रखूं, GIF, ताकि हम लोग थंडर देख के कह सकते। अरे गायब हो गया थंडर, छोड़। अब ये थंडर में तुम लोगों ने देखा होगा क्या होता है, ये थंडर में ये ऐसा ऊपर जाता है, फिर ऐसा रुकता है, फिर डाउनवर्ड होता है। शुरू कहाँ से होता है ये झूला, नीचे से ही शुरू होता है ना, यहाँ पे सब रहता है, लोग बैठते हैं, यानी मेन पोजीशन जो होती है वहीं पे लोग बैठते हैं। फिर बाद में तुमने देखा होगा क्या थंडर वहां पे रुकता है क्या मेन पोजीशन पे अपने, हाँ फर्क देखो। ये झूला एक बार चलना शुरू हुआ तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होती है, ये मैं ग्राफ से समझते, एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन में वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है, यहाँ पे कोई भी चीज रुकती नहीं, यहाँ से तेजी से जाती है, समझ गए। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे रहेगी, मेन पोजीशन पे। क्लियर है पांचवा पॉइंट, तो झूला वहां रुक ही नहीं रहा, वहां से तेजी से ऊपर जा रहा हाँ है ना। छठा पॉइंट, ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी ट्रांसफर अलोंग द वेव, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। बोलते हैं कि जब कोई वेव, एक वेव बनी ऐसा पानी के अंदर मान, तो वो दूसरी वेव जो बनती है ना, उसको सिर्फ अपनी एनर्जी ट्रैवल करती, अपना मैटर नहीं, समझ गए। अगर मैटर ट्रैवल होगा मतलब वेव आए आगे बढ़ी, नहीं वेव आगे नहीं बढ़ती, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती, जिससे और वेव बनते रहती है कंटिन्यू, समझ गए। नेक्स्ट छठा पॉइंट क्लियर, 7 की तरफ पढ़ते हैं। द वेव प्रोपोगेटेड थ्रू अ मीडियम, बोलते हैं कि वेव को ना आगे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, और एक सर्टेन वेलोसिटी की, एक तेजी की भी। देखो आगे अगर मीडियम नहीं कैसे ट्रैवल करेगी, वेव को चाहिए मीडियम। दिस वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मान लो कि पानी है, तो पानी में लहर बनाने के लिए कितनी ताकत की जरूरत है, कितनी एनर्जी की जरूरत है, हर एक को सर्टेन एनर्जी की जरूरत होती है ना। अगर उतनी एनर्जी मिले तभी उसमें वेलोसिटी मिले, तभी वो वेव क्रिएट कर पाएगा। तो हर एक मीडियम के हिसाब से अलग अलग हमें पावर चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, एक रॉड है तुम्हारे पास, तो और रॉड को तुमको साउंड प्रोड्यूस करना है तो कितनी जोर से मारना पड़ेगा, हल्का सा या जोर से। एक लकड़ी है, तुमको इसमें साउंड प्रोड्यूस करना है तो ही वेव प्रोड्यूस, कितनी जोर से मारना पड़ेगा, रॉड से तो जोर से ही मारना पड़ेगा इसमें, बरोबर। एक पानी है, पानी में तुमको अगर वाइब्रेशन आवाज निकालना है तो पानी के ऊपर छप छपा करके मारते हैं ना आप, तो कैसे जोर से मारना पड़ेगा। एक गैस है, गैस में तो बहुत जोर से मारना पड़ेगा तभी तुम्हें आवाज आएगी, वुक वुक, है ना, इस तरह से आती है ना, वुक वुक, आवाज अपने को सुनाई देती है। ये कब आएगी, जब आप कितनी तेजी से मारो उस पर निर्भर करता है, समझ गए। तो हर एक पे आपको स्पीड अलग अलग रहेगी, तभी आपको वेव प्रोड्यूस मिलेगी या फेल होगी, है ना। आठवें पॉइंट पे प्रोग्रेसिव वेव आर ऑफ 2 टाइप। कौन से 2 टाइप की प्रोग्रेसिव वेव होती है, एक होती है ट्रांसफर वेव, एक होती है लॉन्जिट्यूडिनल। अरे ये तो हो गया, आपने देख ली है ना। ट्रांसफर वेव मतलब जो सांप की तरह ट्रैवल करती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो अर्थवर्म की तरह ट्रैवल करती है। 9वां पॉइंट, इन अ ट्रांसफर वेव vibration of particle perpendicular to direction of propagation wave and produce crease and trough of their medium travel। मतलब अरे देखो ना, ये वेव में क्या देखते हैं हम लोग, ये ऐसे ट्रैवल करती है, क्रीज होता है, ये ट्रफ होता है, ये क्रीज होता है, इन्हीं क्रीज ट्रफ बनाते हुए ये ट्रांसफर वेव ट्रैवल करती है, समझ गए। longitudinal wave vibrate particle produce compression and rarefaction direction propagation to the propagate। यानी इसमें जो वेव मोशन का डायरेक्शन है और वाइब्रेशन का डायरेक्शन पैरेलल है, और ये कैसे ट्रैवल करती है, कंप्रेशन, rarefaction, rarefaction एक्सपांशन, फिर कंप्रेशन, फिर rarefaction, समझ गए। कोई डाउट 9वें पॉइंट में। 10वें पॉइंट की तरफ पढ़े। 10वां, both the transfer wave as well as a longitudinal wave, मैकेनिकल वेव। अब बोल रहा है कि ट्रांसफर वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, मैकेनिकल वेव, ये सारी की सारी ट्रैवल कर सकती है, प्रोपोगेट मतलब ट्रैवल कर सकती है सॉलिड में, बट सिर्फ और सिर्फ लॉन्जिट्यूडिनल वेव एक ऐसी लौती वेव है जो फ्लूइड में भी ट्रैवल कर सकती है, फ्लूइड मतलब लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकती है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, ट्रांसफर वेव भी लिक्विड में ट्रैवल कर सकती है, पर लिक्विड के सरफेस पर, ठीक है। जो इलास्टिसिटी मीडियम होगा ना, वहां पे ये वेव ट्रैवल कर सकती है, समझ गए। यहाँ तो कोई डाउट आया किसी को, क्लियर है सारी प्रॉपर्टी, ऑल 10 प्रॉपर्टीज, हाँ सर। ओके।
नीचे ये एग्जांपल है, वी विल सी लेटर। मैंने एक नोट्स निकाल दी, इसको भी हम लोग कवर करने वाले, इसलिए मैंने इतना पार्ट गो थ्रू कर लिया था टेक्स्ट बुक का। अब हम लोग ने वेव, टाइप्स ऑफ वेव पढ़ लिया है। अब हम लोग एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? किसी वेव, जब हम किसी चीज को वाइब्रेट करते हैं तो कितना हाईएस्ट वाइब्रेट हो सकती है वो चीज, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक छोटा मोबाइल, तो उसका वाइब्रेशन कम रहेगा। एक बड़ा मोबाइल है तो उसका वाइब्रेशन ज्यादा रहेगा, है ना। डंग। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो मंदिर में घंटी देखी होगी, छोटी घंटी है तो उसमें से छोटी आवाज आती है ना। ये आवाज ही वाइब्रेशन होती है। पर बड़ी घंटी होती है तो उसको घंटा बोलते हैं, उसमें से आवाज बहुत जोर से आती है, ढंग। तो ये आवाज ही बताती है कि क्या एम्पलीट्यूड कितना है। अगर कम आवाज तो एम्पलीट्यूड कम, अगर ज्यादा आवाज यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा। तो एम्पलीट्यूड, एक्चुअली एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी चीज का हाईएस्ट वाइब्रेशन। हमने साउंड चैप्टर में पढ़ा है ना, वाइब्रेशन जब किसी चीज में होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, यही पढ़ा था कि नहीं? यानी अगर आपका वाइब्रेशन ज्यादा तो आपका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी ज्यादा रहेगा। तो ये जो आपको माउंटेन दिख रहा है ना वेव में, इसको ही बोलते हैं एम्पलीट्यूड। समझ गए? कोई डाउट किसी को? अब आता है पीरियड, कितना टाइम लग रहा है एक कंप्लीट पीरियड बनने में। जैसे देखो, ये और यहाँ से लेके यहाँ तक, एक जो एक कंप्लीट ऐसा होता है ना, ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन या ऑसिलेशन होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो एक कंप्लीट वेवलेंथ बनने में जो टाइम पीरियड लगता है, दैट इज कॉल्ड पीरियड। समझ गए क्या क्या बता रहा हूँ? अब आते फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी वेव वाइब्रेट हो रही, कितनी वेव जनरेट हो रही, कितना ऑसिलेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग इससे बनाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे बनता है देखते हैं। इधर पे डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वेव के अंदर? लैम्बडा से। तो ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू टी, करेक्ट। कैपिटल टी लिख देते हैं, टाइम है ना। अब हमें ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टी, यानी मैं इसकी जगह पर एन लैम्बडा भी ले सकता हूं। तो वी क्या मिल रहा है मुझे को? क्या मिल रहा है? वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा। समझ में आया कैसे निकाला? कोई डाउट इधर पे? इजी है। हाँ फरहान, साइमा, काइस, अरमान, क्लियर है? हाँ सर। एनी डाउट? क्लियर है ना? सिंपल है ना? याद रखो, हाँ ये सिंपल हाँ कॉन्सेप्ट है, ये सब जरूरी पड़ेगा। वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा पढ़ेंगे सर कहाँ से आया, तो याद रखो बहुत सारी जगह पे एन को ना न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी एन से भी। तो ये तीनों के तीनों जो वैल्यू है, फॉर्मूला है, सिंबल है, वो फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। न्यू मतलब इटैलिक वी जैसा बनाने का। वो गामा दिख रहा होगा, गामा नहीं है, चलिए मैं ऐसा वी बना रहा हूँ, ऐसा इटैलिक वी, ठीक है। चलो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए, सारे के मतलब देख लिया हम लोगों ने क्या होता है। हम लोगों ने कल डिफरेंस भी देख लिया था, है ना। अब आते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन भी कल देख लिया था, याद है ना। कि अगर ये देखो, ये हवा जो होगी, हवा हमारा क्या होगा? रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं हवा को? एयर को हम लोग बोलते हैं रेयर सर मीडियम। ये और कैंसल्ड है। रिफ्लेक्शन और ट्रांसफर में, अरे वाह वाह, चलो अच्छी बात है। फेस लेकिन कल तो मैंने पढ़ा दिया था चलो कोई बात नहीं, अच्छा नॉलेज रहनी चाहिए। नहीं सर ये नहीं हुआ था। अब ये पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वे। लास्ट टॉपिक देखते हैं फिर हम लोग स्टॉप कर देंगे। सुपरपोजिशन वे होती क्या? तो मैंने वो लिखा है वो पर, फर्ज करो आपके पास एक वेव है, ठीक है। ये ग्राफ बनाया है, ये जीरो है मीन पोजीशन, जीरो मीन पोजीशन, ठीक है। जो हाईएस्ट पोजीशन जाती है वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ऊपर पॉजिटिव है, ये नीचे नेगेटिव, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये पहली जो काली कलर की वेव को ध्यान दो, जो एक काली कलर की जो वेव है ना, वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पे जा रही है, बरोबर के नहीं? अब एक और वेव है, वो भी सेम ग्रीन कलर की दिख रही, ग्रीन कलर, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे जा रही है। अब दोनों वेव पे ध्यान दे तो दोनों वेव साथ में एम्पलीट्यूड पे पहुंच रही है ना, और साथ में मैक्सिमाइज भी हो रही है। ये अब बोलेंगे सर कहाँ साथ में हो रही है? सर आपने अलग दिखाया है, ये अलग है, ये अलग है, डिफरेंस है। नहीं नहीं, अलग नहीं है, एक्चुअली समझाने के लिए। अगर मैं मर्ज कर देता ना इसके साथ तो तुम लोग समझ नहीं पाते। समझ गए? मुझे कैसे पता चले दोनों साथ में ट्रैवल करी, साथ में एम्पलीट्यूड दोनों का मैक्सिमम? इससे पता क्या, मीटिंग साथ में कर रही है ना, इसका मतलब ये साथ में उभर भी तो उतनी हो रही होगी। तो मान लेते हैं पहले का एम्पलीट्यूड A1 है तो दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या होगा? A2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो ये एग्जांपल में देख रहे हैं हम लोग कि एक वेव जो है उसका डायरेक्शन, दूसरी वेव का भी डायरेक्शन सेम है। तो क्या होगा?
जब दो वेव एक ही डायरेक्शन में जाए तो वो दोनों वेव आपस में सुपर इम्पोज हो जाती। क्या हो जाती? सुपर इम्पोज का मतलब क्या हो जाना? मिक्स हो जाना। क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? मिक्स हो जाना। अब देखो ये दो वेव मिक्स होकर या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? देखो एक क्लास में ना एक टीचर ना लेक्चर दे रहा है, ठीक है, और बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और बच्चों को ना बहुत लेक्चर पसंद आता है और ताली बजाना शुरू कर देते हैं। मान लो ये अरमान है, ताली बजा रहा है, ठीक है, उसको देख के उसके बाजू वाला कईस भी ताली बजाने लगता है। जब अरमान बजाता है तो उससे कम वाइब्रेशन निकलेगा, है ना, कम एम्पलीट्यूड। पर जब कईस भी उसके साथ सेम टाइप पे ताली बजाता है तो आवाज बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। अब मान लो फरहान भी ताली बजाना शुरू करता है, आवाज और बढ़ेगी। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लोग सब एक ही टाइम पे ताली बजा रहे हैं और सेम टाइम पे बजा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? आवाज बुलंद हो रही है। अगर आवाज बढ़ी मतलब सारी जो वेव है, अरमान की वेव, कईस की वेव, सब सेम टाइप है, तो ये दोनों मिलके क्या बन गई? एक बड़ी सी वेव बन गई। समझ गए? तो यहाँ पे सुपर इम्पोज हुआ कि नहीं, सब मिलकर सबकी आवाज। मान लो एक ताली बजा रहा है, दूसरा अलग टाइम पे ताली बजा रहा है, साथ में नहीं बज रही, तो ऐसे में दोनों की ताली एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, आवाज आने की बजाय आवाज कम हो जाएगी। समझ गए? जैसे अरमान ने ताली बजा, उसके बाद कईस को याद आ रहा है मेरे को भी ताली बजाना, और ये रुक गया। फिर मान लो इसने बजाया, ये रुक गया, तो फरहान बजा रहा है। अगर ऐसे इंडिविजुअल बजाएंगे तो आवाज बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी ना। तो यहाँ मैं आवाज को वेव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन वेव। तो देखो सुपरपोजिशन क्या आता है? व्हेन टू और मोर वेव, एक से ज्यादा वेव हो और वो ट्रैवलिंग कर रही कोई मीडियम में, जैसे हम एक स्टेज पे बैठे हैं, वहां पे हवा है, अराइविंग एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली, और दोनों जो वेव है वो साथ में एक ही पॉइंट पे मिल रही हो। मान लो एक ऐसे जा रही है, दूसरी वेव ऐसे जा रही है, और दोनों साथ में एक पॉइंट पे मीट करें। ईच वे प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर, और दोनों पॉइंट डिस्प्लेसमेंट शो कर रही हो अपना इंडिपेंडेंटली। हेंस द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेव इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑल पॉइंट। तो ऐसे में अगर मुझे उनका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देना पड़ेगा। देखो अब तुम अगर वेव मान लो तुम्हारे पास एक वेव है, ये इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, और वो कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में क्रिस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रिस्ट, दूसरी वेव भी है, ठीक है, नीचे ये प्लस ए है, ये माइनस एम्पलीट्यूड है, वो भी सेम क्रिस्ट ट्रफ होते हुए ट्रैवल कर रही है। अब क्या होगा अगर मैं इन दोनों वेव को मर्ज करता हूँ? मान लो अगर ये दोनों वेव मर्ज हो जाए तो इनसे एक वेव बनेगी बड़ी सी। ये जो बड़ी वेव बन रही है ना, इन दोनों के मिलने से बन रही है, इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव वेव बोलते हैं। तो सुपर इम्पोज में हम मिक्सिंग करना सीखते हैं। तो ये मिक्सिंग वेव कब बन रही है? जब दोनों वेव आपस में मर्ज हो रही है। देखो दोनों वेव साथ में ऊपर जा रही है, तो साथ में अगर जा रही है यानी दोनों वेव एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बनने वाला जो एंगल होगा क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। बरोबर के नहीं? फरहान साइमन क्लियर है? कंस्ट्रक्टिव वेव, तो कंस्ट्रक्टिव हाँ वेव में सर। वेव बढ़ जाती है। अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव। डिस्ट्रक्टिव वेव का कब होगी? जब एक वेव क्रिस्ट ट्रफ दिखा रही हो, मतलब पहले क्रिस्ट फिर ट्रफ देन क्रिस्ट, और दूसरी वेव पहले ट्रफ दिखा रही हो फिर क्रिस्ट फिर ट्रफ, यानी उल्टी चल रही। अब ये दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट में, तो ये लूप बनाएगी और एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। जैसे पट्टे को मारते हैं ना अपोजिट सटाक, तो ये सटाक होने की वजह से क्या होगी? कैंसिल करके एक हल्की सी सा पतली वेव बनी। यानी क्या हुआ? इन्होंने अपना जो वेव है एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ये कब हैपन होगी? इस तरह की वेव कब हैपन हो सकती है? जब इनके बीच में जब जो सर एंगल है ऑपोजिट रहेगा। 180 डिग्री का बनेगा, बरोबर, हाँ और अपोजिट रहेगा, है ना। सर, उसमें कितने डिग्री का एंगल चाहिए रहता है कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव में? वे में 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वे पैरेलल है ना एक दूसरे का, एंगल ही नहीं हाँ बनेगा। यहाँ परपेंडिकुलर अपोजिट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि मान लो अगर कोई दो के बीच में मान लो अल्फा 1 और अल्फा 2 ले लो, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 0 डिग्री का। अब मैं वैल्यू लिख कर देखता हूँ कि क्या एक्चुअली आता है आंसर। तो ये मेरा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। अब बोलेंगे सर ये आया कहाँ से? तो ये ऑसिलेशन से आया। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या लिखा? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 क्या होता है? 1। तो ये हो गया 1। तो बचा क्या मेरे पास अभी? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, है ना, प्लस 2a1 a2। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो मैं ऐसे लिखूँ a1 a2 होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट्स स्क्वायर रूट।
ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट का ब्रैकेट गया तो क्या बचा a1 प्लस a2, जो कि दोनों एम्पलीट्यूड सेम बढ़ रहा है, साथ में बढ़ रहा है, तो कैन आई से दैट a1 एंड a2 इज इक्वल। अरे दोनों एम्पलीट्यूड साथ में ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, यानी दोनों एम्पलीट्यूड बराबर है, सेम है। अगर दोनों बराबर है तो कैन आई राइट a प्लस a इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो डबल हो रहा है। क्यों? कि दोनों एम्पलीट्यूड सेम थे। समझा? कोई डाउट? क्लियर है? ये मैथमेटिकली समझ लिया हम लोग ने, जो ओरली देख रहे थे ना उसी चीज को समझा। अब सेकंड में डिस्ट्रक्टिव वेव क्यों बन रही है? क्योंकि एंगल 180 का बन रहा है। cos 180 क्या होता है? -1। तो इसी फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, है ना। अब माइनस किसका फॉर्मूला? a1 माइनस a2 का। अब मान लेते दोनों वेव सेम है, अगर दोनों वेव सेम तुम बोलते हो तो a माइनस a क्या हो जाएगा? 0। यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो रही है? 0। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कब 0 होती है? जब एंगल 180 डिग्री का बनता है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? साइमा, फरहान, कैस, अरमान, क्लियर है? हाँ सर। समझा ना ये वेव का कॉन्सेप्ट? कोई डाउट है सुपरपोजिशन में? तो सुपरपोजिशन क्या होती है? जब दो वेव को मर्ज करते हैं। इसके बारे में हेलोजन डेरिवेटिव में भी था। कैसे बताया था? कैसा हाथ दिखाओ। अब क्या करो, ये तुम्हारा एक सीधा हाथ है और पीछे वाला लेफ्टी हाथ को भी सेम तुम मर्ज करो। अगर तुम सेम टाइप से आगे और पीछे वाले हाथ को रखते हो तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोज। समझ गए? सुपर इम्पोज मेरा सुपर पोजिशन। अब मैं क्या करता हूँ, मछली, वो बच्चे लोग खेलते हैं ना मछली जल की रानी, उसमें क्या करते हैं, एक हाथ ऐसे रखो, है ना, और दूसरा हाथ हम उल्टा रखते हैं, दूसरे हाथ का अंगूठा अपोजिट में आता है कि नहीं? तो ये नॉन सुपर इम्पोज है, क्योंकि हाँ। दूसरा अंगूठा भी दिख रहा है। दोनों नहीं दिखने चाहिए, ऐसे मर्ज होने चाहिए कि पता ही नहीं चले कि पीछे कोई है। समझ गए? तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। मान लो एक लड़का आगे खड़ा है और उस लड़के के पीछे दूसरा लड़का खड़ा है, ठीक है? समझ गए? और वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझो वो सुपर इम्पोज हुआ। समझ गए? हाँ तो सर। हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे बीट्स और आगे कॉन्सेप्ट जो है वो सब देखेंगे। ठीक है?